आप बहुत भीतर तक जानते हैं स्थितियों को, हालात को। उनको सुनिए, क्योंकि जंग वाकई भयानक मोड़ पर आ रही है और असर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर नहीं होगा, हमें और आपको भी होगा इसका, अगर तबाही और बढ़ती है। बॉबी साहब, 6 अप्रैल यानी 48 घंटे बाद, बल्कि 48 घंटे से भी कम समय है, अ, ये जंग जो है, ट्रंप ने कहा था कि 6 अप्रैल तक हम बातचीत कर लेंगे, डील हो जाएगी और एक तरह का युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन जंग रुकने की जगह क्या आपको लग रहा है तेज होती जा रही है? दोनों तरफ से बम्बार्डमेंट और बढ़ गए हैं, मिसाइली हमले और हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो डेडलाइन थी, जो उन्होंने वार्निंग दी थी कि साहब हम 6 अप्रैल के बाद ईरान के पावर प्लांट्स पे हमला करेंगे, एनर्जी सेक्टर में हमला करेंगे। भाई वो हमले तो वैसे ही कर रहे हैं, तो अब इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? क्या आप पूरी तरह से ईरान का जो बिजली का या एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से तबाह करेंगे? तो उसके पलट में जाहिर है कि ईरान ने पहले ही कह दिया है कि हम भी फिर पूरे रीजन में जहां पे भी वाटर, डीसल, पावर, एनर्जी, पूरी फैसिलिटीज जो है उनको डैमेज करेंगे। तो ये एक मेजर एस्केलेशन होगा अगर ऐसा होता है। मैं अभी भी उम्मीद करूंगा कि अगले 48 घंटे में दोनों तरफ से सद्बुद्धि आए और कोई ना कोई रास्ता ऐसे निकले जिससे, क्योंकि दीपक जी देखिए, अगर ये तबाही होती है, ये अगर पावर सेक्टर में, वाटर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में ये अगर तबाही होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये रीजन पूरा दसियों साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि ये फैसिलिटी ऐसी नहीं होती हैं जिनको आप महीने 2 महीने में रिपेयर कर सकें। जी बॉबी भाई, कल हमने देखा कि ईरान ने पहले 2 जहाज गिरा दिए, F-16 गिरा दिया, F-15 गिरा दिया। उसके बाद हमने देखा कि 2 हेलीकॉप्टर भी गिरा दिए, महंगे हेलीकॉप्टर अमेरिका के। और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के 6 पेट्रोकेमिकल के कारखाने, उनको ध्वस्त कर दिया, वहां आग लगा दी और काफी लोग वहां घायल भी हुए, हताहत हुए हैं ईरान में। अब ईरान ने कहा है, इस्लामिक सेना ने, कि भाई जितने भी मित्र देश हैं अमेरिका के, यानी इशारा जो है वो कुवैत की तरफ है, अमीरात की तरफ है, सऊदी अरब की तरफ है, बहरीन की तरफ है, कि यहाँ जो भी गैस और ऑयल के प्लांट्स हैं, कारखाने हैं, रिफाइनरीज हैं, अब हम इसको टारगेट करेंगे। तो ये जो थ्रेट है, ये जो एक तरह की धमकी है ईरान की, इसको आप कितना गंभीरता से लेते हैं? देखिए, अगर ईरान कोई धमकी दे रहा है तो उसको तो उसने ये प्रूव कर दिया है कि हमारी धमकियों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब भी उसने धमकी दी है, बाकायदा लिस्ट इशू किया है ऑयल इंस्टॉलेशंस का, और उसके बाद फिर उन पे हमला किया है। और हमला सिर्फ एक सिंबॉलिक हमला नहीं किया है, उस हमले से फैसिलिटीज को खासा डैमेज पहुंचा, उन फैसिलिटीज को। तो इनकी, ईरान की धमकियों को तो बहुत सीरियसली लिया जाना चाहिए। और अगर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होता रहा इसी तरीके से, तो आप ये देखेंगे कि आज रात को या फिर कल आप ये ईरान की तरफ से भी इसमें काफी अटैक्स में तेजी आएगी, और ये फैसिलिटीज जो हैं, खास तौर पे से जो एनर्जी सेक्टर की हैं, वो पूरे रीजन में उन पे अटैक होता रहेगा। जी जी, मतलब आप कह रहे हैं कि हमला और ज्यादा भयानक होगा ईरान की तरफ से। अब मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि आप गल्फ न्यूज, जो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा अखबार है, उसके आप संपादक रहे काफी बरस तक, और आपका बड़ा अच्छा नेटवर्क है हर मुल्क में, गल्फ के। क्या वाकई कुवैत में, कतर में, अमीरात में, यानी दुबई में, अबू धाबी में, बहरीन में, सऊदी अरब में, ये जो तेल के कारखाने हैं, जो रिफाइनरीज हैं, ये बंद पड़ी हैं, प्रोडक्शन बंद पड़ा है, गैस का प्रोडक्शन बंद पड़ा है, कारोबार ठप है? क्या खबरें आपको मिल रही हैं अपने सोर्स नेटवर्क से? देखिए, जो बड़ी बड़ी, जो जैसे गैस गैस की अगर हम बात करें, तो रीजन की जो सबसे बड़ी जो गैस की फैसिलिटी है, रस लफान, वो तो बहुत बुरी तरह डैमेज हुई थी, वो बंद है। अबू धाबी बंद की है कतर में। कतर में अबू धाबी की हफशान गैस जो है वो फैसिलिटी कल बंद की गई है। उससे उस पर ये दूसरा अटैक है। पहले राउंड पे भी काफी डैमेज हुआ था, ये दूसरी बार जी, कल अटैक हुआ था, वो भी बंद है। इसी तरह अगर ऑयल का अगर लें, तो सऊदी अरेबिया में उनके ऊपर अटैक हुआ था, ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर, अरामको वो पे। जी एक रिफाइनरी थी, वो बंद की गई थी। दूसरा, कुवैत में भी के भी ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ है, वो बंद है। तो जाहिर बात है कि ना तो तेल यहाँ पे ठीक तरह से प्रोड्यूस हो पा रहा है, और ना एक्सपोर्ट हो पा रहा है। तो दोनों चीजों पे असर पड़ा है। देखिए, कल को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी कोई इंटरनेशनल मीडिएशन के चलते अगर खोल भी दिया जाता है, तो तेल और गैस दोनों का आउटपुट प्री 28 फेब पे आते आते, यानी 28 फरवरी के पहले जो स्टेटस था, जो प्रोडक्शन लेवल्स थे, वहां तक आते आते शायद महीनों या साल लग जाए। ये ओहो फैसिलिटी मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी ज्यादा बर्बादी हुई है कि दोबारा उसको जनरेट करना, तेल और गैस सप्लाई में साल भर लग जाएगा, आप कह रहे हैं? देखिए, ये जैसे ये कतर ने तो खुद कहा था कि हमारे जो रस लफान गैस फैसिलिटी पे जो अटैक हुआ था, उसको तो रिपेयर करने में हमें 3 से 5 साल लगेंगे। ओ माय एंड गॉड। के अलावा उसमें रिपेयर में बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होंगे। तो ये बहुत सीरियस, देखिए, बहुत एक्सपेंसिव फैसिलिटीज और होती अगर दोबारा, अगर जैसे आज ईरान ने कहा है कि हम दोबारा हमला करने जा रहे हैं इन्हीं तेल कारखानों पे, गैस के प्लांट्स पे, फिर क्या होगा? फिर है। गल्फ का क्या होगा? फिर दीपक जी यही होगा कि फिर दुनिया को 1/5 गैस जो है भूल जाना चाहिए, और दुनिया को 1/5 गैस के बिना जो है काम चलाना पड़ेगा। मतलब आज की रात कयामत की रात है, इसका मतलब, अगर आज हमला कर दिया तेल और गैस प्लांट पे,
तो बॉबी नकवी गल्फ न्यूज के एडिटर ये बोल रहे हैं कि साहब उसके बाद तो मंजर ऐसा होगा कि हर दुनिया के हर देश में किल्लत होगी, भारत पर भी असर पड़ेगा। तो क्या तेल ऐसी स्थिति में आज से 2 महीने बाद या महीने भर बाद $200 पर बैरल तक जा सकता है? क्या ये आंकड़ा जी पार कर सकता है? जी बिल्कुल जा सकता है। देखिए, जो ग्लोबल के ऑयल जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर ऐसे ही जो है तेल की फैसिलिटीज पर डैमेज होता रहा, नंबर वन, और नंबर दो, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेट जो है वो बरकरार रहा, तो फिर ऑयल की कीमत 150 से 200 जाते जो है देर नहीं लगेगी। अगर, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। देखिए, ये जो है ये आने वाले हफ्तों और महीनों में ये लेवल पे आ सकता है। ऑलरेडी देखिए, जो तेल की कीमतें हैं वो काफी काफी ऊपर गई हैं, और जो एविएशन फ्यूल है वो और ज्यादा महंगा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा ओके। महंगा एविएशन फ्यूल होता है। उससे जो है उस पे एविएशन सेक्टर पे पूरी दुनिया में इसमें ऑलरेडी असर पड़ा है, जिसकी वजह से फ्लाइट के टिकट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। जी, जी। एविएशन फ्यूल यानी हवाई जहाज में जो तेल इस्तेमाल होता है वो और ज़्यादा महँगा हो जाएगा। हवाई जहाज के टिकट बहुत महँगे हो जाएँगे, यानी हवाई सफ़र बहुत महँगा हो जाएगा, हमारी जेब से बाहर हो जाएगा वो। एक सवाल और यहाँ पर बॉबी साहब है और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। गालिबाफ जो स्पीकर हैं मजलिस के, पार्लियामेंट के स्पीकर हैं ईरान के, और ऐसा कहा जाता है कि जो स्पीकर होता है वो सेकंड मोस्ट पावरफुल लीडर होता है। मुस्तफा खामनाई के बाद सबसे ताकतवर नेता है। इन्होंने कहा है, एक तरह से इशारा किया है कि अभी तो हॉर्मुज़ बंद है, आगे बाबल मंडप भी बंद हो सकता है। यानी अभी तो हमने सिर्फ पर्शियन गल्फ को बंद किया है, हम रेड सी लाल सागर वाला ये जो कॉरिडोर है इसको भी बंद कर सकता है। यानी हूती जो यमन में है वो इस रूट को भी बंद कर सकते हैं। जाहिर तौर पे अब ये थ्रेट क्योंकि एक तरह से स्पीकर की तरफ से आ रही है, क्या आपको लगता है कि अगर ये दोनों रूट बंद हो गई, जिस तरह के इशारे संकेत मिल रहे हैं, तो फिर त्राही त्राही मच जाएगी दुनिया में? जी हाँ, आप देखिए, ये जो यमन की जो हुतीज हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये धमकी दी थी कि हम बाबल मंडप को बंद कर देंगे। बाबल मंडप के बंद होने से एक मेजर जो अल्टरनेटिव रूट है रेड सी के लिए, रेड सी के थ्रू, जो जहाँ से तेल और दूसरा सामान जो जाता है पानी के जहाज से, उसको अगर बंद कर दिया तो फिर पूरे, ये समझ लीजिए कि पूरे रीजन में एक कंप्लीट सी ब्लॉकेट हो जाएगा, जिसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, न सिर्फ एनर्जी सेक्टर पे बल्कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं, खाद से लेके स्टील से लेके एल्युमिनियम से लेके पेट्रोकेमिकल से लेके प्लास्टिक तक, सारे सारे सेक्टर्स में इसका असर पड़ेगा। सप्लाई और की देखिए शॉर्टेज हो जाएगी। बाबल, देखिए, जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा ईरान को मिला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ब्लॉकेट करके, उनको ये समझ में आ गया है कि ब्लॉकेट यानी कोई आपको पूरा एक चुंगी नाका लगा के नहीं बैठना, सिर्फ एक धमकी देनी है, सिर्फ कहना है कि अब यहाँ से आप कोई जहाज जा नहीं सकता। उसके बाद देखिए, किसी शिपिंग कंपनी की हिम्मत नहीं होगी कि उस कॉरिडोर को वो इस्तेमाल कर सके, उस चैनल को इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी जो है उस जहाज को, वहां से पास होने वाले जहाज को इंश्योरेंस नहीं देगी। तो बिना इंश्योरेंस के कोई भी पानी का जहाज, कोई भी वेसल वहां से जा नहीं सकता। तो ये जा नहीं बहुत सकता। आसान है, देखिए, बहुत आसान है कोई भी ब्लॉकेट वहां पे बुक करना। जी जी, जी। बड़ी बात बॉबी नकवी साहब ने कही, क्योंकि उस इलाके को समझते हैं। 25 बरस से वहीं रिपोर्टिंग कर रहे हैं गल्फ में। इनका, बॉबी साहब का ये कहना है कि अगर दूसरी रूट भी बंद होगी, जो आप मैप में देख रहे हैं, रूट नंबर 1 ऊपर आप देख रहे हैं, जो हॉर्मुज़ है, और नीचे की जो रूट नंबर 2 आप मैप देख रहे हैं, ये यमन के कंट्रोल में एक तरह से है, हूती के कंट्रोल में। ये दोनों अगर बंद हुई, जो इस वक़्त आप कह सकते हैं ईरान के ही हाथ में दोनों रूट्स, तो फिर जैसा कि बॉबी साहब ने बताया कि तेल, गैस, एविएशन फ्यूल, इसके अलावा यूरिया खाद, यूरिया के अलावा अल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, इन सब की किल्लत पूरी दुनिया में हो जाएगी। और हो सकता है तब $200 पर बैरल की जगह $400 पर बैरल हो जाए, और तेल की सप्लाई एकदम ही ठप हो जाए। गाड़ियां, स्कूटर, सब कुछ खड़ा हो जाए, और सामान का जो आवाजाही है वो रुक सकती है पूरी दुनिया में। अब इतना बड़ा संकट आ रहा है, अगर इतना बड़ा संकट आ रहा है कि भाई ट्रंप नहीं मानते हैं तो ये दूसरी रूट भी हम रोक देंगे। क्या आपको लगता है कि अब ट्रंप पर बहुत ज्यादा प्रेशर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या ट्रंप पर बहुत जबरदस्त प्रेशर है? और क्या ट्रंप थोड़ा सा भी अगर होशो हवास में है, थोड़ी सी भी समझदारी रखते हैं, तो क्या वो कंप्रोमाइज करेंगे, झुकेंगे, दुनिया को अगर कयामत से बचाना है तो? देखिए, जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, वैसे वैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो सामने जो ऑप्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं। सीमित होते देखिए, जा रहे सीमित होते जा रहे हैं। देखिए, आप अगर आपने बेतहाशा बॉम्बिंग करके ईरान के ऊपर देख लिया कि ईरान नेगोशिएशन टेबल पे आने के लिए तैयार नहीं है, ईरान घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत कम बचते हैं। आज भी जैसे बॉम्बिंग करी उन्होंने, 6 पेट्रोकेमिकल फैसिलिटीज पे अटैक किया, और इससे पहले भी कर चुके हैं। इस्फहान पे हमने देखा कि बहुत मैसिव बॉम्बिंग की है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास रास्ता क्या बचता है? उनके पास, जैसा मैंने मेरे ख्याल से हफ्ते भर पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी एक ही कहा था कि देखिए, उनके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि वो
निगोशिएट करें, या तो खुद या किसी के थ्रू, कि कैसे ईरान जो है वो नेगोशिएशन टेबल पे आए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किसी ना किसी तरह का कंट्रोल उनको देना पड़ेगा। तभी ये जो है जंग खत्म होगी और उसके बाद वो एक यूनिलैटरल सीजफायर अनाउंस करके और यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाएं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। ग्राउंड असॉल्ट हमने देखा, अब ग्राउंड असॉल्ट की कोई बातचीत नहीं कर रहा है और ना कोई ऐसे इंडिकेशन है कि मोबिलाइजेशन जो है वो तेज हुआ है। तो इसका मतलब वो भी बात खत्म हो गई। डोनाल्ड ट्रंप साहब के जितनी भी स्ट्रेटजीज थी ईरान से डील करने की, वो फेल हो चुकी हैं। पहले उन्होंने शुरुआत में कहा था कि हम कुर्दों को जो है हथियार देंगे, मिसाइल देंगे और उनके साथ में ग्राउंड असॉल्ट करेंगे, वो चीज भी खत्म हो गई। फिर कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम वहां से जाने वाले जहाजों को हम एस्कॉर्ट करेंगे, उनकी खुद की नेवी ने मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि खर्ग आइलैंड पे हम कब्जा करेंगे, वो भी प्रोग्राम उनका फेल हो गया। तो उनके ऑप्शंस जो हैं, देखिए दीपक जी, बहुत लिमिटेड हैं। वो इसमें जंग में गले गले तक फंस चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके गले की हड्डी बन चुकी है और उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द, यानी एक ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सरदर्द जो है ईरान बन चुका है। उनके समझ में नहीं आ रहा कि इसको डील कैसे करें। एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा था कि अगर हमले अमेरिका तेज करता है, भले बौखलाहट में तेज करे, तो क्या अगर हमले ईरान पे तेज हुए तो ये रूट नंबर 2 जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बंद हो सकती है ईरान के कहने पर? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि अब आपको इस जंग में कुछ करने की उनको जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ ये कहना है कि साहब कल से यहाँ से कोई जहाज अगर निकलेगा तो हम उसको उड़ा देंगे, बस। ये ईरान को कह रहा है। बस ईरान को या कहना है या हुतीस को कहना है। देखिए अभी यह और खबर हुती और ईरान का मतलब एक है। जी जी जी। देखिए एक खबर जो ब्रेक हो रही है कि अभी थोड़ी देर पहले मतलब आज दिन में जो उन्होंने ये धमकी दी है कि बहरीन और सऊदी अरेबिया का जो एक कॉजवे कनेक्ट करता है, किंग फहद कॉजवे, उसको वो उड़ाने की धमकी दी है ईरान ने। तो अब अगर ईरान के अगर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक होगा, जैसे हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक पुल की, तेहरान के एक ब्रिज की फोटो अपने प्लेटफॉर्म पे लगाई थी, तो अब ईरान ये कह रहा है कि हम ये कॉजवे जो है उड़ा देंगे। अगर वो कॉजवे उड़ा देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट। नहीं, वो एक ही लिंक है। देखिए बहरीन का लैंड लिंक एक ही है, वो कॉजवे है, उसके अलावा कोई और लिंक नहीं। बहरीन एक आइलैंड है, जैसे कतर एक आइलैंड है और उसका लैंड लिंक सिर्फ सऊदी अरेबिया से है। तो अगर ये इस तरीके का काम करते हैं तो फिर ये बहरीन कट जाएगा दुनिया से, बहरीन दुनिया से कट जाएगा, कोई और उनका लिंक नहीं बचेगा, रास्ता नहीं। ओके ओके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सीमित हैं, बहुत लिमिटेड हैं, और उनको उसी दायरे में उनको आगे बढ़ना है, काम करना है कि किसी तरीके से ईरान को तैयार किया जाए कि साहब वो ये जंग जो है रोक के हम आगे बात करें, सीज फायर की बात करें। जी। बॉबी नकवी साहब एडिटर रहे, एक्स एडिटर, फॉर्मर एडिटर, गल्फ न्यूज, बिग न्यूज पेपर दुबई का। इनका कहना है कि ट्रंप को झुकना चाहिए, ट्रंप मौके की नजाकत को समझें, और अगर ट्रंप सरेंडर नहीं होते, झुकते नहीं हैं, और अगर वो इस गुरूर में रहते हैं, तो ये जंग भयानक दिशा की तरफ बढ़ रही है। ईरान ने कहा है कि हम बहरीन का एकमात्र जो रास्ता हाईवे है उसको उड़ा देंगे, आगे चल के वो कतर का भी रास्ता उड़ा सकता है। ईरान ने आज ये भी कहा है कि हम बाबल मंडप यानी जो ऑयल की रूट नंबर 2 है उसको भी हम बंद कर सकते हैं। और बॉबी साहब कह रहे हैं कि एक इशारे पे वो रूट बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जो सी रूट है ऑयल की, वो हूतीज के हाथ में है, और हूती जो है एक तरह से ईरान का ही साथी सहयोगी। तो इस तरह ये जंग एक भयानक मोड़ पर आ गई है। ट्रंप को डिसाइड करना है कि उनको हमले तेज करने हैं या फिर निगोशिएशन टेबल पर ईरान को लाना है, बातचीत करनी है और इसका हल निकालना है। क्योंकि दोनों सी रूट अगर बंद हो गए दोस्तों, तो कम से कम हम और आप अपने स्कूटर में, अपनी मोटरसाइकिल में, अपनी कार में तेल नहीं भरवा सकते, तेल आना ही बंद हो सकता है, और बहुत भयावह स्थिति होगी महंगाई की। उस वक्त बहुत भयावह स्थिति होगी। बॉबी भाई, आज आपकी बातों ने कहीं ना कहीं डराया भी है और सबक भी दिया है कि अगर ये जो आप सुझाव दे रहे हैं ये अगर नहीं माने गए तो फिर कयामत ही है आगे।